प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय इतिहास के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो में दो अध्ययन बिंदु लिए जा रहे हैं। पहला अध्ययन बिंदु है मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति और दूसरा अध्ययन बिंदु है मोहम्मद बिन तुगलक के विदेशों से संबंध। तो पहले हम मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति को लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति का अध्ययन हम 3 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। उनमें से पहला बिंदु है राजनीति से उलेमाओं का प्रभाव समाप्त करना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राजनीति से उलेमा वर्ग के प्रभाव को दूर करने का प्रयास किया। उसने धार्मिक व न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं का प्रभाव समाप्त कर दिया, किंतु जब उनका प्रतिरोध बढ़ने लगा, उलेमा वर्ग का प्रतिरोध जब मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति बढ़ने लगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1340-41 में अब्बासी खलीफा का समर्थन प्राप्त कर अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अब्बासी खलीफाओं से मोहम्मद बिन तुगलक मान्यता पत्र प्राप्त करता है 1340-41 में। धार्मिक नीति के अंतर्गत दूसरा जो बिंदु है वो है मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत। बलबन की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी विश्वास करता था कि सुल्तान ईश्वर की छाया है। उसके सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह खुदा रहता था। अपने सिक्कों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता को सुल्तान के प्रताप का महत्व समझाने का भी प्रयत्न किया है। धार्मिक नीति के अंतर्गत तीसरा बिंदु है हिंदुओं व अन्य धर्मों के प्रति मोहम्मद बिन तुगलक की नीति। तो देखिए, हिंदुओं के प्रति उसने जो नीति अपनाई वह सम्मानजनक और उदार थी हिंदुओं के लिए। यहाँ ईसामी ने अपने ग्रंथ फुतूह सलातीन में लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उदारता व सहिष्णुता की नीति अपनाई। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जो होली, दीपावली आदि हिंदू त्योहारों में सम्मिलित होता था। उसके द्वारा अनेक हिंदुओं को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया गया। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ 2-3 नाम गिना सकते हैं। जैसे रतन नामक एक हिंदू को सहवान या सिंध का गवर्नर बनाया। धीरन राय को गुलबर्गा का गवर्नर नियुक्त किया गया। शाहीराज नामक एक हिंदू को मोहम्मद बिन तुगलक ने केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया। इसके साथ साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जिनप्रभ सूरी और राजशेखर को भी संरक्षण प्रदान किया था। तो इस तरह से यदि हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति को, तो वो अन्य धर्मों के प्रति उदार और सम्मानजनक नीति उसने अपनाई, और साथ ही उलेमा वर्ग का जो प्रभाव था सत्ता पर या राजनीति पर, उसे भी उसने नियंत्रित करने का प्रयास किया। अब आज के वीडियो में जो दूसरा अध्ययन बिंदु हमने लिया है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के विदेशी राज्यों से संबंध। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी शासकों के साथ
मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इराक के शासक मूसा, ख्वारिज़्म की रानी तुराबक और चीन के सम्राट तोगन तैमूर एवं मिस्र के अब्बासी खलीफा के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करने का प्रयास किया या मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना की। 1341 ईस्वी में चीन का जो सम्राट था तोगन तैमूर, उसने अपना एक राजदूत दिल्ली भेजा और राजदूत के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक से हिमालय प्रदेश के कुछ बौद्ध मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की अनुमति मांगी। इसके प्रत्युत्तर में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीनी सम्राट के दरबार में भेजा और ये राजदूत बनाकर भेजने की जो घटना थी इब्न बतूता को, वो 1342 से 1347 ईस्वी के बीच की है। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के संबंध में चीनी सम्राट को उत्तर दिया कि इस्लामी नियमों के अनुसार उनके पुनर्निर्माण की तब तक आज्ञा नहीं दी जा सकती जब तक जजिया अदा न किया जाए। यहाँ विदेशी संबंधों के अंतर्गत या विदेशी राज्यों से संबंधों के अंतर्गत मंगोल आक्रमण का भी उल्लेख करना आवश्यक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित कर देने के बाद सल्तनत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों ने कई सारे आक्रमण किए। इन मंगोल आक्रमणकारियों का नेता तरमाशिरी था, लेकिन इन आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों का जो नेता था तरमाशिरी, उसके साथ मैत्री स्थापित की और उसे उपहार प्रदान किए। यहाँ कई बार इन उपहारों को या इन उपहारों का घूस के रूप में भी उल्लेख किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तरमाशिरी से जो संबंध स्थापित किए गए मैत्रीपूर्ण, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शेष शासनकाल में कभी भी मंगोलों के आक्रमण नहीं हुए। आज इतना ही। धन्यवाद।